अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 3 डील कर रहे हैं और आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करना है जो कि है एंगुलर मोमेंटम। अब स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम टर्म से पहले हम मोमेंटम की अगर आप बात करते हैं, जो कि आपने चैप्टर 2 में भी डील किया। मोमेंटम को आपने कहा कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन थे उसको आपने नाम दिया था मोमेंटम का, जो कि डिपेंड कर रहा था उस ऑब्जेक्ट के मैस और वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, जिसको आपने लिखा था P इज इक्वल टू mv। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि आप एंगुलर और सर्कुलर मोशन को डील कर रहे हैं, तो ये आपके पास जो मोमेंटम होगा, फिर जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी जो मोमेंटम होगा आपके पास, क्योंकि उसमें एंगुलर उसकी जो पोजीशन है, जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो चेंज हो रहा है। जब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है, जैसे आप एक एग्जांपल ले, सपोज करें कि ये एक ऑब्जेक्ट आपके पास इस तरह से, और वो सर्कुलर पाथ में यूं मूव कर रहा है, ओके, और इसका क्या है, ये सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो है r, ओके। अब क्या होगा कि जैसे ही इसका जो है ना वो आर्क लेंथ इतना वो एंगल चेंज कर रहा है। सपोज करें कि ये आपके पास वो एंगल थीटा है, जिसको आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया। अब यहाँ पे सपोज करें कि ये एंगल जो है ना 30 डिग्री है। अब क्या होगा, अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे होगा, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, सपोज करें कि ये 70 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। इस तरह से एंगुलर पोजीशन उसकी जो है ना वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो जाहिर है उसका क्या होगा, एंगुलर पोजीशन उसकी चेंज होगी, तो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा, ओके। तो इसलिए आपने ये पॉइंट याद रखना है, इसको हम डिफाइन करेंगे। अब बॉडी इज सेड टू पोजेस एंगुलर मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एंगुलर मोमेंटम कब होगा, व्हेन इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस। एंगुलर पोजीशन क्या है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री है, इस तरह से एंगुलर पोजीशन उसकी चेंज हो रही है। जब एंगुलर पोजीशन चेंज होगी तो इसका मतलब है कि उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो स्टूडेंट, ये आपने इसको डिफाइन करना है। और किसी रेफरेंस एक्सिस के ऊपर सपोज करें कि जैसे ये एक फिक्स पॉइंट है, तो इसके गिर्द कोई ऑब्जेक्ट जो है ना क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था एक ही एक्सिस के गिर्द। जब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है, ओके। तो ये आपने समझा कि एंगुलर मोमेंटम बेसिकली है क्या। अब स्टूडेंट, अगर आप लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि P इज इक्वल टू mv, वो बेसिकली मैस और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आपने एक पॉइंट और याद रखना है कि ये बेसिकली मैस भी होगा ऑब्जेक्ट का, और किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो भी होगी, और साथ में उसका जो आपके पास डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, जिसको आपने रेडियस का नाम दिया हुआ, उसके ऊपर भी इसकी डिपेंडेंस होगी। मतलब यहाँ पे मैस वेलोसिटी के अलावा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर r भी होगा, जिसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस होगी। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे, ओके। तो फिर आप इसको डिफाइन करते हैं। आप यहाँ पे एक ये डिफाइन है, एक मैंने इस तरह से भी इसको डिफाइन किया हुआ है, इसकी जिन फैक्टर्स के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है। आप कहेंगे क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, जैसे आपने लीनियर मोमेंटम में कहा था क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन विच पोजेसेस ड्यू टू, क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका मैस, सेकंड जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और थर्ड उसका जो पोजीशन वेक्टर है, जिसको आप कह रहे हैं r, जो उसके जो है ना वो सेंटर से जो डिस्टेंस है, उसको r को आपने नाम दिया। तो ये तीन चीजों के ऊपर इसकी जो है ना वो डिपेंडेंस होगी, ओके। अब स्टूडेंट, यहाँ पे एक इसकी मैथमेटिकल डिफाइन भी है, जैसे आप कह लें यहाँ पे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास, जैसे अभी हमने नाम दिया r, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसको आपने p से लिखा हुआ है। तो लीनियर मोमेंटम और जो पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आपके पास क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो स्टूडेंट, ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम किससे लिखते हैं, L से आप लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल L से लिखेंगे आप। तो एंगुलर मोमेंटम को आप कैपिटल L से नोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, और क्रॉस P। R यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है और P यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम, ओके। तो ये हमने इसको डिफाइन किया, और इसकी डिपेंडेंस देखिए, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखिए, ओके। अब स्टूडेंट, हम इसके यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट हमेशा हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से डिराइव करते हैं। अब स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम के यूनिट आपको पता है क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये किसके यूनिट है, लीनियर मोमेंटम की। और आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर है r, तो इसके यूनिट क्या होंगे, मीटर होंगे। तो आप इसको कंबाइन कर दें, क्या यूनिट बन जाएंगे, किलोग्राम मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर,
और पर सेकंड, तो ये स्टूडेंट इसके यूनिट बन जाएंगे। और दूसरा आपने एक और चीज याद रखनी है कि ये इक्वल होते हैं जूल सेकंड के। किसके इक्वल होंगे? जूल सेकंड के। तो इसलिए ये दोनों ही इसके जो है ना वो यूनिट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल सेकंड, इसके दो यूनिट है। और स्टूडेंट ये जूल सेकंड जो यूनिट है ये प्लैंक्स कांस्टेंट के भी यूनिट होते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट आपने देखना है। अब अगर देखिए यही कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है और इसका जो डिस्टेंस है या पोजीशन वेक्टर है वो क्या है आपके पास r है, और वो इनिशियल जो आपके पास लीनियर मोमेंटम है p के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे जो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? थीटा है। तो इस तरह से आपने ये कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की, तो हमने इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसको लिखा। ओके, अब स्टूडेंट डायमेंशंस की बात करते हैं हम। डायमेंशंस भी हम क्या करते हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से डिराइव करते हैं। डायमेंशंस मैथमेटिकल फॉर्म में देखिएगा, किलोग्राम, किलोग्राम किसका यूनिट होता है? आपके पास मैस है, और मैस के लिए डायमेंशंस हम क्या यूज करते हैं? एम, ओके, कैपिटल एम यूज करेंगे। और मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है, तो इसके लिए आप एल यूज करेंगे, और मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, और पर सेकंड है तो टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करते थे और -1। तो ये स्टूडेंट डायमेंशंस आ जाएंगी एंगुलर मोमेंटम की, जो कि है एम एल स्क्वायर टी -1। ओके, तो ये हमने इसकी डायमेंशंस भी एमसीक्यूज के लिए देखी, इसके यूनिट की बात भी की, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने समझी। अब हम इसकी नेचर देखते हैं कि आया ये वेक्टर है या स्केलर है। अब स्टूडेंट ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्या कहा था कि ये दो वेक्टर के बिटवीन होता है, ठीक है। एक पोजीशन वेक्टर है और एक आपके पास मोमेंटम, ये दोनों वेक्टर हैं। तो जब ये दोनों वेक्टर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको क्या देता है? एक वेक्टर क्वांटिटी ही। जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर भी एक वेक्टर ही आता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं ये क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी आपके पास, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखने की, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करें कि ये एक रेफरेंस एक्सिस है उसका, इसके गिर्द यूं रिवॉल्व कर रहा है, ओके। अब ये इस तरह से कुछ इसका डिस्टेंस भी होगा r, इस तरह से अगर घूम रहा है तो आप इसकी डायरेक्शन देते थे राइट हैंड रूल से, और आप इसकी रोटेशन के लॉन्ग आप अपनी फिंगर्स रखते थे, और थंब पॉइंट करता था इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या होगी? जिस प्लेन में r और p पोजीशन वेक्टर होंगे उसके परपेंडिकुलर होगी, और इसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से भी बता सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट यूं मूव कर रहे हैं तो एक्सिस को आपने पकड़ना है, और कर्लिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आपने रखनी है जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसकी रोटेशन में रखेंगे, और थंब पॉइंट कर रहा होगा जो कि वर्टिकली क्या है? अपवर्ड है आपके पास। ये डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की, और यही बेसिकली डायरेक्शन थी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की। तो ये आपके पास सेम डायरेक्शन इसकी है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ओके। अब स्टूडेंट हमने इसका मैथमेटिकल रिजल्ट भी निकालना है। एक तो आपने ये था, इसको फर्दर हम एक्सपैंड करते हैं कि आप इसके लिए कैसे रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये तो था क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि दो वेक्टर का आप जो क्रॉस प्रोडक्ट है चैप्टर 2 में हमने डील किया, ओपन करें तो क्या आता था? ए बी साइन थीटा इनटू एनी यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट को आप ओपन करें तो ये आपके पास आता है, ओके। इसी तरह से आर और पी था, तो आर की मैग्नीट्यूड, पी की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल थीटा जो आर और पी के बिटवीन होगा, और एनी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। अब स्टूडेंट ये वेक्टर आपके पास आया था, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील करना चाह रहे हैं हम, तो आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, और एनी यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताता था उसको हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल आएगी? आर पी और साइन ऑफ एंगल थीटा की, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि एंगल है किसके बिटवीन? आर और पी के बिटवीन। अब आर आपके पास क्या है? ये पोजीशन वेक्टर, और पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। उसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और ये आपके पास क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो साइन 90 आप पुट करें तो आपको पता है साइन 90 कितना होता है? 1। तो जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो L इज इक्वल टू क्या आ गया? आर पी। L इज इक्वल टू आर पी। अब स्टूडेंट मोमेंटम आपको मैंने पहले ही बताया कि लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू किसके होता है? एम वी के। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, P की जगह पे एम वी पुट कर दें। जैसे मैं यहाँ पे एम वी पुट करूंगा तो ये आपके पास एम वी आर बन जाएगा। अब स्टूडेंट एक आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म है, एक आपने ये भी याद रखनी है, L इज इक्वल टू एम वी आर, ओके। यही 3 फैक्टर थे जो मैंने आपको बताए थे कि मैस, वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है आपके पास उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस है, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, आपको बताया कि जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है
उसको आपने प्रीवियस टॉपिक में आपने डिराइव किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो आप इस v की रिप्लेस कर दें किससे, आर ओमेगा से। जब हम आर ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो आर मल्टीप्लाई बाय आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एम एज इट और ओमेगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास है इसकी जो है ना वो थर्ड मैथमेटिकल फॉर्म बन गई, क्योंकि एल इज इक्वल टू है एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये आपने जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म इसकी याद भी रखनी है एमसीक्यूज के लिए भी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी। ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम की हमने फॉर्म डिराइव करनी। अब स्टूडेंट हम एंगुलर मोमेंटम डिराइव करेंगे रिजिड बॉडी के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या है। आपने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें जो उसका मैस होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, और जो आपको पता है कि एक रिजिड बॉडी होगी तो वो लार्ज नंबर ऑफ n पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करेगी। और जैसे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से जो डिस्टेंस है पार्टिकल का वो चेंज ना हो, तो उस बॉडी को आप क्या नाम देते हैं, रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट एक पॉइंट आपने और यहाँ पे याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लॉ ऑफ जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है, और इसमें आप डील कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी के लिए आप डील कर रहे हैं। तो रिजिड बॉडी को आपने डिफाइन कर दिया। ये मैंने एक रिजिड बॉडी ली, इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैस से पार्टिकल थे उनका मैस रिप्रेजेंट किया, और इनका डिस्टेंस आपके पास ये अगर m1 है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा r1, इसका r2, इसका r3 और इसका rn होगा अगर mn है तो। ओके, कोई भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब स्टूडेंट इसको हम रोटेट करते थे विद एन एंगल थीटा। जैसे आप एंगल थीटा के ऊपर इसको रोटेट करेंगे, ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके कहते से रोटेट करना है। जब ये रिजिड बॉडी रोटेट होगी तो ये सारे पॉइंट की पोजीशन भी चेंज होगी और एट एन एंगल थीटा ये मूव करेंगे। और थीटा क्या होगा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम एल जो भी आपने निकाला है एम आर स्क्वेयर, एल इज इक्वल टू क्या है, एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए आप निकाले m1 के लिए, तो क्या आ जाएगा, m की जगह पे आप क्या कर देंगे m1, r की जगह पे क्या कर देना आपने r1 स्क्वायर, और ओमेगा की जगह आप क्या कर देंगे ओमेगा 1 कह देंगे। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 के लिए भी आपके पास आ जाएगा इसी तरह से, और mn के लिए भी हम लिख लेंगे। और l से आप क्या करते हैं, मोमेंटम को डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को, तो वो मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट मैं टोटल निकालना चाह रहा हूँ, तो इन तीनों यहाँ n वैल्यूज जो मेरे पास हैं उन सबको मैं सम करूँगा। जैसे सम करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट सेम, अब जब रिजिड बॉडी है तो जब वो रोटेट करेगी तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम होगा, सब सेम एंगल पे रोटेट होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इनका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम। जब एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी स्टूडेंट, तो मैं इसको भी ओमेगा कर रहा हूँ, इसको भी ओमेगा कर रहा हूँ, इसको भी ओमेगा कर रहा हूँ। जब ये आपके पास ओमेगा बन गए तो आप इस ओमेगा को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इन सब में से। जैसे मैं कॉमन लूंगा ये मेरे पास वैल्यू बन जाए। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा कि ये जो m r1 स्क्वायर है, m2 r2 स्क्वायर है, इन सब को हमने लास्ट टॉपिक में भी क्या किया था कि सम करने के लिए हम एक ग्रीक लेटर सिग्मा यूज करते हैं, और m1 की जगह पे हमने mi लिख देना। ठीक है, और ये आपके पास i की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, mn तक हम जा रहे हैं तो 1 to n हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे mi r1 ri स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब स्टूडेंट ये जो m r स्क्वायर है, आपने ये कल भी बात की थी कि i इज इक्वल टू क्या होता है, m r स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये जो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी जगह पे आप ये वैल्यू की जगह क्या लिख दें, i लिख दें। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं l इज इक्वल टू i ओमेगा। तो स्टूडेंट ये रिलेशन भी आपने याद रखना है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, तो ये रिजिड बॉडी के लिए हमने डील किया। अब इसकी ना टाइप्स भी हैं, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के लिए भी। टाइप्स हैं बेसिकली इसकी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। अब स्टूडेंट सपोज करें कि ये आपके पास कोई भी एक एक्सिस है जिसके कहते ये बॉडी मूव कर रहा है। अगर तो ये यूं मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्ट के पास जो मोमेंटम होगा ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि ये एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है इसके अंदर। ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में मूव करने के बजाय इस तरह से अपने ही एक्सिस के कहते यूं रोटेट करे, स्पिनिंग मोशन हो इसकी, ठीक है, जैसे अर्थ की मोशन है जिससे डे एंड नाइट चेंज हो रहे हैं,
तो वो स्पिनिंग मोशन है। तो जैसे ये स्पिनिंग मोशन इसकी होगी तो इसके पास जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा आपके पास, स्पिन और एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। और अगर ऑर्बिट में यूं मूव कर रहा है उसकी तो ये इसके पास कौन सा मोमेंटम होगा, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, जो कि आप देखेंगे अगर मैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इसकी बात करूं, ऑर्बिटल को मैं LO से लिखूं तो ये हमेशा ग्रेटर होता है किससे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम से। ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा स्पिन एंगुलर मोमेंटम से ग्रेटर होता है। क्यों ग्रेटर होता है, अब स्टूडेंट ये देखिएगा इसकी डिपेंडेंस है R के ऊपर, ठीक है। जैसे आप इस फॉर्मूले में देखिए R² के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है। अब जैसे ये डिस्टेंस है, अगर यूं ऑब्जेक्ट एक ऑर्बिट के गिर्द मूव कर रहा है तो इसके गिर्द जो डिस्टेंस R है वो ग्रेटर है, लेकिन अगर यूं ये अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा तो R की वैल्यू स्मॉल हो जाती है। जब R की वैल्यू स्मॉल होगी तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो आप ये कहते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मच ग्रेटर देन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो स्टूडेंट आपका आज का टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। होपफुली कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।